हेलो एवरीवन, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोग हिमालय के निर्माण के बारे में बात कर रहे थे और हिमालय के निर्माण में हम लोगों ने कल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में भी अध्ययन किया कि किस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कर रहा है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हिमालय का निर्माण कर रहा है। आज की क्लास में हम लोग हिमालय से भी पहले जो बनी हुई हिमालय थी, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, उस ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं उत्तर और उत्तर पूर्व का हिमालय। उत्तर और उत्तर पूर्व का हिमालय। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालय। इसके बारे में बात करें, उत्तर व उत्तर पूर्व के हिमालय, इसी की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व के हिमालय को बांटे तो यह 4 भागों में बढ़ता है। कितने भागों में? तो यह 4 भागों में बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा, जिसे हम बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। तीसरा, लघु हिमालय। और चौथा, शिवालिक। ये हम उत्तर व उत्तर पूर्व के हिमालय के अंतर्गत 4 हिमालयों का अध्ययन करते हैं, जिसमें से ये जो है बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों हिमालय के भाग हैं। किसके भाग है? हिमालय के भाग। यानी ये हिमालय है और ये वाला जो है ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय जो है ये ऑलरेडी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के रूप में हमको देखने को मिलता है। क्लियर? तो आज की क्लास में हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांस हिमालय। किसके बारे में बात करेंगे? तो हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। इतनी बातें आप नोट कर लें, ठीक है ना? साइड हो जा रहा हूं। चलिए, इतनी बातें अगर आपकी नोट हो गई है तो आगे हम बढ़ते हैं और आप सभी को गुड इवनिंग। प्रॉपर इसके नोट्स बनाए, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बोल बोल के लिखवा रहा हूं, बोल बोल के, जिससे आपकी पूरी की पूरी नोट्स क्या हो जाएगी, प्रिपेयर्ड हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। अब हेडिंग डालिएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय आपने हेडिंग डाला किसका? तो आपने हेडिंग डाला ट्रांस हिमालय, ठीक है ना? ये जो ट्रांस हिमालय है, इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है, ठीक है ना? इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। देखिए, इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। क्लियर? दूसरी बात, ये जो है, जो ट्रांस हिमालय है, इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है और इस कारण इसे तिब्बत हिमालय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे तिब्बत हिमालय कहते हैं। तो लिखिए, इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय कहते हैं। इसलिए इसे तिब्बत हिमालय कहते हैं, तिब्बत हिमालय, ठीक है ना? अब कई बार क्या करता है, उत्तर से दक्षिण के इसके माउंटेन जो सीरीज है, रेंज है, उसका क्रम पूछता है।
तो इसके 3 रेंज आते हैं। एक को कहते हैं काराकोरम, जो सबसे उत्तर में है, दूसरे को कहते हैं लद्दाख और तीसरे को कहते हैं जास्कर। ठीक है ना? यानी आप 3 रेंज लिखेंगे, कारा 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 कोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और तीसरा लिखेंगे जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, ये 3 श्रेणियां हैं। इन 3 श्रेणियों को क्या करना है? पढ़ना है। तो इनको क्रम से लिखिएगा। ये उत्तर से दक्षिण है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, उत्तर से दक्षिण। काराकोरम, लद्दाख व जास्कर। ठीक है? अब इसमें हेडिंग डालेंगे काराकोरम श्रेणी, यानी काराकोरम रेंज। आप हेडिंग डालिए काराकोरम रेंज। ठीक है ना? हेडिंग आपने क्या डाला? काराकोरम रेंज। तो पहले हम देख लेते हैं कि काराकोरम है कहां पे, ये माउंटेन्स हैं कहां पे। तो देख लीजिएगा, ये बनाते हैं हम उत्तर का जो मैप है अपना भारत का, ये बनाते हैं प्यारा सा भारत मैप। ये हमने मैप बनाया, ड्रॉ किया। ठीक है? ये हमने मैप ड्रॉ किया और इस मैप में आप उत्तर की तरफ एक सीरीज देखेंगे, ये वाली सीरीज। इसी सीरीज को कहते हैं काराकोरम। काराकोरम नीचे की तरफ, काराकोरम के और नीचे आएंगे तो एक सीरीज मिलेगी ऐसे, इसे कहते हैं लद्दाख। क्या कहते हैं? लद्दाख। फिर इसके नीचे और आएंगे तो आपको एक सीरीज मिलेगी जिसे कहते हैं जास्कर। जास्कर, ये सीरीज हो गई। काराकोरम हो गए, लद्दाख हो गए और जास्कर। क्लियर? तो हेडिंग डालते हैं काराकोरम। काराकोरम श्रेणी या रेंज, काराकोरम रेंज। ठीक है ना? ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी हिमालय है, इसलिए इसे मध्य एशिया की रीढ़ कहते हैं, बैकबोन ऑफ मिडिल एशिया। ठीक है ना? इसे क्या कहते हैं? तो ये जो है, ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे उत्तरी श्रेणी, सबसे नॉर्थन रेंज है। ठीक है? साथ ही साथ इसे क्या कहा जाता है? इसे मध्य एशिया का रीढ़ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ मिडिल एशिया। इसे मध्य एशिया का रीढ़ कहा जाता है, रीढ़, बैकबोन ऑफ मिडिल एशिया इसे कहा जाता है। काराकोरम को, काराकोरम को संस्कृत में कृष्णगिरी, या मैं कहूं कि पुराणों में इसे कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। आप संस्कृत का, क्योंकि पुराण जो है वो संस्कृत में लिखी जाती थी, संस्कृत लैंग्वेज में, इसलिए आप कहें कि पुराणों में या संस्कृत में इसको, काराकोरम को क्या कहा जाता था? तो काराकोरम को कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण मतलब होता है, कृष्ण भगवान हल्के सांवले थे, यानी काला पर्वत भी कहते हैं। गिरी मतलब होता है पर्वत। तो हम लिखेंगे संस्कृत में, संस्कृत या पुराणों में, पुराणों में क्या कहा जाता है? कृष्णगिरी, कृष्णगिरी या काला पर्वत, इसे काला पर्वत कहा जाता है। पुराणों में क्या कहा जाता है? काला पर्वत कहा जाता है। जो किर्गिस्तान है, मध्य एशिया का देश किर्गिस्तान है, उसकी भाषा है किर्गिस। ठीक है ना? किर्गिस भाषा में इसे काला काला, भूरी भूरा, काला काली भूरी भूरी,
सॉरी भूरी भूरी बोला हूं, काला भूरा भूरा मिट्टी, जो ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्राउन ब्राउन सॉइल नहीं होते हैं, उसे इसे भी कहा जाता है। तो किस भाषा में? किर्गिज भाषा में, किर्गिज भाषा में क्या कहा जाता है? काला काला भूरा भूरा, या भूरा भूरा नहीं, भूरी भूरी मिट्टी, मिट्टी, यानी इसे ब्लैक ब्राउन क्या कहा जाता है? सॉइल कहा जाता है। किसे? काराकोरम को। किस लैंग्वेज में? किर्गिज लैंग्वेज में इसे, ये किर्गिज लैंग्वेज है, किर्गिज लैंग्वेज में इसे काला भूरी भूरी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है ना? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसे हम कहते हैं K2। देखिए इसका नाम K2 क्यों पड़ा? तो इस काराकोरम में बहुत सारी चोटियां हैं। अब मान लीजिए कि मैं काराकोरम की चोटियों पे जा रहा हूं, तो मैंने कहा कि ये 10 नंबर का काराकोरम की चोटी है, ये 8 नंबर की काराकोरम की चोटी है। आपने कहा क्या सर, क्या करम से काराकोरम की चोटियां हैं क्या? मैंने कहा हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार की काराकोरम की चोटियां हैं। ठीक है? आपने कहा कि सर कौन सी वाली काराकोरम की चोटी सबसे ऊंची है? मैंने कहा जानते हो, जो काराकोरम की दूसरी चोटी है ना, वो सबसे ऊंची है इस काराकोरम श्रेणी में। आपने कहा कि सर वो उसकी ऊंचाई कितनी है? मैंने कहा जानते हो, उस जो सेकंड वाली काराकोरम की चोटी है उसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। आपने कहा अच्छा सर, तो माउंट एवरेस्ट से ज्यादा ऊंची है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, माउंट एवरेस्ट से ज्यादा नहीं है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर, 48.86 मीटर। ठीक है ना? आपने कहा अच्छा सर, इसका मतलब ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मैंने कहा हाँ। तो फिर आपने कहा कि सर क्या ये हिमालय का भाग है? मैंने कहा ना ना, हिमालय का भाग नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। आपने कहा जी सर। अब हमने कहा कि जानते हो, इसकी जब दूसरी चोटी है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में काराकोरम को कह देते हैं के, और दूसरी चोटी को कहते हैं 2। तो हमने कहा कि इसकी जो दूसरी चोटी है ना, जिसका नाम है K2, क्या नाम है? K2 नाम है। वह K2 जो है सबसे K2, जिसे हम गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, नया नाम गार्डविन ऑस्टिन, ऑस्टिन। ठीक है ना? इस गार्डविन ऑस्टिन जो है K2 की, यानी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? काराकोरम की, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी। आपने कहा ठीक है सर, ऊंचाई कितनी है? मैंने कहा जानते हो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। आपने कहा जी सर, इतनी ज्यादा ऊंची है? मैंने कहा हाँ, इतनी ज्यादा ऊंची है, 8.5 किलोमीटर के आसपास लगभग। फिर मैंने कहा जानते हो, यह ना विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कैसी है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। आपने कहा अच्छा सर, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो पहली कौन सी है? मैंने कहा पहली विश्व की आप सभी जानते हैं, हिमालय की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। अब ये देखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, भारत की, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है। कौन? K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन। क्लियर? अब देखिए, इस गार्डविन ऑस्टिन में क्या होते हैं? बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गार्डविन ऑस्टिन कह रहा हूं, काराकोरम श्रेणी में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। आप देख रहे हो ना कि जो है 8611 मीटर है, और हम किसी भी पानी को बर्फ में बदलने के लिए 4000 मीटर से ऊपर की जो ही ऊंचाई आएगी तो पानी क्या हो जाएगा? बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। और बर्फ के बहुत बड़े विशाल चट्टान को ही क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है? बर्फ के विशाल चट्टान को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। तो इसमें क्या है, इस काराकोरम रेंज में हमें ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा, जिसे हम हिमनद कहते हैं। तो इतनी बातें आप नोट कर लीजिए।
अब देखो, आ जाओ, किसकी बात कर रहे हैं? ग्लेशियर की बात कर रहे हैं। और किसकी? तो काराकोरम रेंज में पाई जाने वाली ग्लेशियर, जिसे हम क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। तो एक हेडिंग डालिए, एक हेडिंग डालिए, काराकोरम श्रेणी में पाई जाने वाली ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी में पाई जाने वाली ग्लेशियर, आपने हेडिंग डाला। अब देखिए, इस काराकोरम श्रेणी में जो ग्लेशियर पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर की। ग्लेशियर, जिसे हम क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, कहा जाता है कि यह ग्लेशियर बनी कैसे है। तो जानते हो, पहले क्या था कि कहा जाता है कि इस जगह पे नदी हुआ करती थी, नदी। अब भूगर्भिक हलचल के कारण ये नदियां जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगी, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ उठने लगी तो हम सभी जानते हैं कि 4000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जाने पर क्या होता है? अब धीरे धीरे ये जो पानी है ये बर्फ में बदलने लगता है। तो ये नदियां भी धीरे धीरे क्या हुई? बर्फ में बदल गई और इकट्ठा हो गई, और यही एक ग्लेशियर का रूप धारण कर ली। अब इन ग्लेशियरों से क्या होता है? इन ग्लेशियरों से नदी निकलती हैं, और नदियों को इन्हीं ग्लेशियर से पानी मिलता रहता है, और इन्हीं ग्लेशियर से नदियों को पानी मिलता है। इसलिए नदियां बरस भर क्या रहती हैं? बरस भर पेरेनियल रहती हैं, सदा नीरा रहती हैं, एवरग्रीन रहती हैं, इन्हीं हिम्मत की वजह से। अब इस ग्लेशियर में, एक जो ग्लेशियर की बात करें काराकोरम में, तो काराकोरम में बहुत सारी ग्लेशियर है, जिसमें हम सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुने हैं। सियाचिन ग्लेशियर, हमने हिस्पर का नाम सुना है, हमने बियाफो का नाम सुना है, हमने हिस्पर का नाम सुना है, हमने बियाफो का नाम सुना है, हमने ससाइनी का नाम सुना है, ससाइनी, ससाइनी। ये सारी ग्लेशियर जो है ना, ये ग्लेशियर पाई जाती है काराकोरम में। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, ससाइनी। अब देखिए, आयोग क्या हुआ था कि जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, यही सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है ना? लगभग 76 किलोमीटर के आसपास में है ये, इतनी बड़ी ग्लेशियर है। ससाइनी जो है लगभग 15 किलोमीटर। कई बार आप गूगल पे सर्च करोगे तो लगभग 150 किलोमीटर भी दिखा दे रहा है। अब देखो, उत्तर प्रदेश आयोग ने सियाचिन ग्लेशियर को ही क्या माना है? सबसे बड़ा ग्लेशियर माना है। और सियाचिन ग्लेशियर से ही हर बार क्या होता है? प्रश्न बनता है। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं किसकी? सियाचिन ग्लेशियर की। ठीक है ना? कौन सी ग्लेशियर? तो एक हेडिंग डालते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर। देखिए, जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये बल्ती भाषा में इसको गुलाबों का भरमार कहा जाता है। एक भाषा है बल्ती भाषा। कौन सी भाषा? बल्ती भाषा। और बल्ती भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे गुलाबों की भरमार कहा जाता है। गुलाब जो होता है ना, फूल जो होता है ना, गुलाब के फूल का भरमार कहा जाता है। गुलाबों का भरमार कहा जाता है, भरमार। ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? इसे गुलाबों का भरमार कहा जाता है बल्ती भाषा में। अब ये जो है ना, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। हम अगर ध्रुवों पर जो बर्फ जमे हैं, जो अंटार्कटिका में बर्फ जमा है, उस अंटार्कटिका को हटा दे, तो अगर ऐसे माने तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का तो सबसे बड़ा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह क्या है? तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है?
तो यह है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो फेडचेंको ग्लेशियर जो है, फेडचेंको ग्लेशियर, फेडचेंको ग्लेशियर, ये जो फेडचेंको ग्लेशियर है, यह विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर। और ये फेडचेंको ग्लेशियर जो है ना, ये तिब्बत में है। कहां पे है? तिब्बत में। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप कहेंगे फेडचेंको ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है। अब देखिए, इस ग्लेशियर पर क्या किया था, पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था और भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मेघदूत। और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा इस सियाचिन ग्लेशियर को भारत ने क्या किया, रिकैप्चर कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया। यानी यह भारत के अधिकार में है। यह किसके अधिकार में है? तो यह 1784 में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत भारत ने चलाया और इस ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा क्या किया, सियाचिन ग्लेशियर को भारत ने अपने कब्जे में ले लिया। क्लियर? लेकिन सियाचिन बहुत ऊंचाई पर स्थित है, तो इसलिए कहते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जो बैटलफील्ड है, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा है? सियाचिन है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये क्या है? वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है, बैटलफील्ड। ये वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है। विश्व का सबसे ऊंचा जो है ये बैटलफील्ड कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। अब देखना, नुब्रा नदी जो है ये श्योक नदी की सहायक है और श्योक जो है सिंधु की सहायक है। और मैंने बताया भी था कि श्योक नदी जो है सिंधु की सबसे उत्तरी सहायक नदी है। जास्कर सबसे पहली सहायक नदी है, जबकि श्योक जो है सबसे उत्तरी। तो मान लो कि ये रहा सिंधु नदी, ये सिंधु नदी मैंने ऐसे बना दिया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे सिंधु नदी, इंडस रिवर। इंडस रिवर, इस इंडस रिवर में एक नदी इधर से आके मिली, इस नदी का नाम है जास्कर, जास्कर नदी। ये नदी आके मिली जास्कर। लेकिन आपको बताऊं कि इधर से एक नदी आई, श्योक नदी, श्योक नदी सबसे उत्तरी नदी है इनमें, श्योक नदी। श्योक नदी इधर से आई और श्योक नदी ऐसे आ रही थी ना, देखो ऊपर से ऐसे आ रही थी, तो इसके दाहिने तरफ से एक नदी आकर मिली जिस नदी का नाम है नुब्रा नदी। कौन सी? नुब्रा नदी। और यह नुब्रा नदी कहां से निकलती है? तो यह नुब्रा नदी जो है इसी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, जो कि श्योक नदी की सहायक नदी है। क्या है? श्योक नदी की सहायक नदी है और श्योक के दाहिने तट पर आकर श्योक से मिलती है नुब्रा नदी। अब ये जो है जब नुब्रा नदी नीचे पहुंचेगी तो ये पहुंच जाएगी लद्दाख में, और लद्दाख में नुब्रा नदी नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। जो नुब्रा नदी है ये लद्दाख में जाकर किसका निर्माण करेगी? तो लद्दाख में जाकर ये नुब्रा घाटी का निर्माण करेगी। नुब्रा घाटी, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उस लद्दाख में ये नुब्रा नदी जाएगी और एक घाटी का निर्माण करेगी जिसे क्या कहेंगे? लद्दाख घाटी। क्लियर? यहां तक की बातें समझ में आया आपको? ये पूरा का पूरा हमने पढ़ाया सियाचिन ग्लेशियर। किसके बारे में? सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे चोटी के बारे में जिसे कहते हैं लद्दाख। अब इसको ना हमें पढ़ना है, हिस्पर पढ़ना है, ना बियापो पढ़ना है, ना ससाइनी पढ़ना है, बस इतना जानना कि उसकी ग्लेशियर है। ठीक है ना? इतनी बातें हमने लिखवा दी आपको, इसको आप नोट कर लें। आगे चलते हैं लद्दाख के बारे में।
इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। अब यहां पे हम देखेंगे किसके बारे में, लद्दाख रेंज के बारे में, लद्दाख श्रेणी के बारे में नेक्स्ट डालेंगे। जो श्रेणी है वो है लद्दाख रेंज। कौन सी रेंज, लद्दाख। दूसरी रेंज है लद्दाख रेंज, ठीक है ना। अब जो लद्दाख रेंज है ये काराकोरम के दक्षिण में है। कहां पे है, तो काराकोरम रेंज के दक्षिण में। अब देखिए ये जो लद्दाख है, लद्दाख तिब्बत में विस्तार है और इसी लद्दाख को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो इसे तिब्बत में कैलाश पर्वत, जो शंकर भगवान की जहां पर तपस्या करते हैं, जहां पे कहते हैं ना कि शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं, ये वही लद्दाख है जो तिब्बत में इसे क्या कहा जाना जाता है, इस तिब्बत में इसे कैलाश के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल भी है। तो तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में कैलाश के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। दुनिया की सबसे ढलान वाली चोटी माउंट राकापोसी, माउंट राकापोसी जो है दुनिया की सबसे ढलान वाली चोटी है, वह यही इसी की चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोसी है। कौन है, माउंट राकापोसी। अब राकापोसी जो है विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है, विश्व की तीव्र ढलान वाली चोटी यानी इसमें बहुत तेज ढाल है, इस पे कोई चढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे अन्य चोटियां कुछ इस प्रकार की हैं, तो यह चोटी इस प्रकार की है, ठीक है ना, इस प्रकार की है। अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है 77-88 मीटर, 77-88 मीटर, ठीक है ना, किसकी, लद्दाख की। अब देखिए लद्दाख को चीन ने 1962 में जब भारत से युद्ध हुआ था, इस लद्दाख पर अधिकार कर लिया और ये जो लद्दाख है वर्तमान में ऑक्साई चीन का हिस्सा है। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेंज या कौन सा पर्वत ऑक्साई चीन का हिस्सा है, आप कहेंगे लद्दाख। तो ये किसका हिस्सा है, तो ये जो है ऑक्साई चीन का हिस्सा है, ऑक्साई चीन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, तो ऑक्साई चीन का हिस्सा है। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, ये भी हो गया लद्दाख के बारे में, आप इसको नोट कर लें लद्दाख के रेंज के बारे में। अब आते हैं जास्कर रेंज के बारे में, ठीक है ना। अब किसके बारे में आते हैं, जास्कर रेंज के बारे में। तो आप लिखिए, तीसरा हेडिंग आ रहिएगा जास्कर रेंज। हाँ, साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को आप लोग शेयर भी करें, ठीक है, शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। एक चीज जरूर है, कमेंट सभी लोग करें, ठीक है ना, और जितना ज्यादा हो सके उतना कमेंट करवाएं आप लोग। अब देखिए किसकी बात कर रहा हूं, जास्कर रेंज की। जास्कर रेंज, अब जास्कर रेंज जो है
ये ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी रेंज है, या मैं कहूं कि ये कहां पे है, तो यह लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। अब यहां पे हम लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है, यानी ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग हिस्सा है। यह ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। तो क्या लिखेंगे, ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। अच्छा, मैंने आपको लिखवाया था कि जो महान हिमालय है और ट्रांस हिमालय है, उस ट्रांस हिमालय को अलग करने का कार्य कौन करता है? ठीक है, इंडो सांगपो सच्चर जो लिखवाया था ना, ठीक है, आईटी, तो इसी के बीच में ये जो है आईटी इंडो सांगपो सच्चर जो जोन है, ये वास्तव में जास्कर रेंज और ग्रेट हिमालय के बीच स्थित है। कहां पे? जास्कर रेंज एंड ग्रेट हिमालय। कहां पर? ग्रेट हिमालय। वास्तव में तो यह तो आपसे अभी नहीं पूछा गया है कि ITSZ कहां पे स्थित है, लेकिन सिमिलर वाली इस बात को ध्यान रखें कि ये जो है ITSZ जो है ये जास्कर रेंज और ग्रेट हिमालय के ही बीच में स्थित है। ठीक है ना? कहां पर स्थित है? जास्कर रेंज और ग्रेट हिमालय के। इसकी सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ जास्कर रेंज। ठीक है ना? किसकी? जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है कौन? नंगा पर्वत। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ट्रांस हिमालय की जो क्लास है आपको प्रॉपर समझ में आया होगा और आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और साथ ही साथ आप इसे रिवीजन भी करेंगे, पेपर सेट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।